जय हिंद विद्यार्थियों, आज के कालखंड में हम सहसंबंध के बारे में पढ़ेंगे। आपने देखा होगा कि अभी बाजार में टमाटर 40 रुपये 50 रुपये किलो है। अगर आप बाजार गए हो तो आपको पता होगा कि टमाटर 50 रुपये किलो, ठीक है। जैसे जैसे बाजार में टमाटर की आवक बढ़ेगी यानी टमाटर की पूर्ति बढ़ेगी, टमाटर के रेट धीरे धीरे कम होंगे, ठीक है। 40 रुपये 30 रुपये 20 रुपये और यहाँ तक कि टमाटर 10 रुपये किलो भी बिकने लगता है। तो बाजार में जैसे जैसे टमाटर की पूर्ति बढ़ती है वैसे वैसे कीमतें कम होती हैं। बाजार में जिस चीज़ की अधिकता है वो चीज़ कम रेट बिकेगी और जिस चीज़ की कमी है उसके रेट बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं। दो चीज़ें कौन सी? एक तो है पूर्ति और दूसरी है कीमत, ठीक है ना। बाजार में पूर्ति के बढ़ने से कीमतें कम होती हैं। अर्थशास्त्र का सिद्धांत ये भी कहता है कि जब कीमतों में वृद्धि होती है, जब कीमतों में वृद्धि होती है तब पूर्ति में भी वृद्धि होती है। दोनों बातें। जब अपन पूर्ति का नियम पढ़ते हैं ना तो पूर्ति के नियम में क्या पढ़ते हैं? आप अगली कक्षा में पढ़ोगे, कक्षा 12वीं। पूर्ति का नियम ये कहता है कि जब कीमतें बढ़ती हैं तो पूर्ति बढ़ जाती है, क्योंकि कीमतों के बढ़ने से जो उत्पादक है उसके लाभ बढ़ते हैं और वो अधिक से अधिक माल बेचना चाहता है, तो बाजार में वस्तु की पूर्ति बढ़ जाती है। लेकिन अभी अपन टमाटर की बात कर रहे थे तो अभी की स्थिति में क्या है? बाजार में टमाटर की पूर्ति कम है और टमाटर की पूर्ति कम होने के कारण टमाटर की कीमतें अधिक हैं। तो टमाटर की पूर्ति और कीमत में एक संबंध आप देख रहे हो। पूर्ति अधिक होगी, अगर पूर्ति अधिक हो जाए तो कीमत कैसी हो जाती है? कम हो जाती है। इसी तरह टमाटर 40 रुपये 50 रुपये किलो है तो हम टमाटर की कितनी मात्रा खरीदते हैं? थोड़ी मात्रा खरीदते हैं, कम मात्रा खरीदते हैं। और टमाटर 20 रुपये किलो हो जाए तो हम अधिक मात्रा खरीदते हैं, हम 2 किलो टमाटर लाएंगे। और टमाटर 10 रुपये किलो हो जाए तो 3 किलो 4 किलो टमाटर लाएंगे, रोज चटनी बनेगी। इसको क्या कहेंगे? मांग कहते हैं। तो टमाटर की मांग और उसकी कीमत में संबंध है। जब कीमत अधिक होती है तो टमाटर की मांग कम हो जाती है, कोई भी चीज, टमाटर या कोई भी चीज। जब कीमत ज्यादा हो तो हम उसकी थोड़ी मात्रा लेते हैं, है ना। तो कीमत ज्यादा मात्रा थोड़ी, और कीमत कम तो मात्रा अधिक। टमाटर 10 रुपये किलो है तो हम 4 किलो लेंगे और 5 रुपये किलो हो जाए तो डलिया भर लेंगे, ठीक है। टमाटर की मांग और उसकी कीमत में भी संबंध है। तो इस प्रकार दो चरों के बीच का जो संबंध है उसी को कहते हैं सहसंबंध। क्या कहते हैं? सहसंबंध। इस अध्याय में हम दो चरों के बीच में किस तरह का सहसंबंध होता है, सहसंबंध किसे कहते हैं, सहसंबंध किसकी माप करता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सहसंबंध हम किसे कहेंगे? चरों के बीच संबंधों की गहनता एवं दिशा का अध्ययन एवं मापन करता है। सहसंबंध क्या करता है कि दो चरों के बीच संबंध कितना गहरा है, कितना मजबूत संबंध है, साथ ही उसकी दिशा कैसी है। संबंध यानी जो सहसंबंध है वो किस दिशा में है। जैसे कि यहाँ आप देखें कि टमाटर की कीमत ज्यादा मांग कम, एक चीज ज्यादा तो दूसरी चीज कम। तो ये जो दिशा है, सहसंबंध की दिशा, हम उसका अध्ययन करते हैं। यह सह प्रसरण का मापन करता है। सह प्रसरण माने एक में फैलाव हो रहा है तो दूसरे में फैलाव होगा कि नहीं होगा, एक में वृद्धि हो रही है तो दूसरे में वृद्धि होगी या नहीं होगी। तो यह सह प्रसरण का मापन करता है। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने सहसंबंध की परिभाषाएं भी दी हैं। यहाँ पर हमने प्रोफेसर बोलिंगटन की एक परिभाषा दी है। प्रोफेसर बोलिंगटन ने कहा कि जब दो या दो से अधिक समूहों अथवा वर्गों अथवा समंग मालाओं में निश्चित संबंध विद्यमान हो तो उसमें सहसंबंध होना कहा जाता है। तो यहाँ पर एक शब्द आया है, कैसा? निश्चित संबंध। कभी कभी कुछ संबंध ऐसे होते हैं कि वो निश्चित नहीं होते। जिस दिन मैं पर्पल कलर की शर्ट पहनता हूं उस दिन बादल हो जाते हैं। आज बादल हैं, आसमान में बादल हैं। आज मैंने पर्पल कलर की शर्ट पहनी तो बादल छाए हुए। इसमें कोई संबंध है क्या? ये संयोग हो सकता है कि एक दो बार जब भी मैंने ये शर्ट पहनी उस दिन बादल हो गए।
तो ये संयोग मात्र है, मतलब निश्चित नहीं है, तो अपन इसको सहसंबंध नहीं कह सकते। एक परिभाषा और है जो प्रोफेसर कॉनर ने दी है। प्रोफेसर कॉनर के अनुसार यदि दो या अधिक राशियां सहानुभूति में परिवर्तित हों, दो या अधिक राशियां सहानुभूति में परिवर्तित हों, जिससे एक में होने वाले परिवर्तनों के फलस्वरूप दूसरी राशि में परिवर्तन होने की प्रवृत्ति पाई जाए, एक राशि में परिवर्तन होने के फलस्वरूप दूसरी राशि में परिवर्तन होने की प्रवृत्ति पाई जाए, तो वह राशियां सहसंबंधित कहलाती हैं। यानी अगर एक राशि में परिवर्तन हुआ है तो दूसरी राशि में भी परिवर्तन की प्रवृत्ति पाई जाती है, तब हम इसको क्या कहेंगे? सहसंबंध कहेंगे। तो दो चरों के बीच संबंधों की जो निश्चितता है कि हमेशा दो चरों में एक जैसा ही संबंध पाया जाए, तब हम उसे कहेंगे कि उन चरों में क्या है? सहसंबंध है। ठीक है। अब सहसंबंध कितने प्रकार का हो सकता है? हमारी जो एनसीईआरटी की बुक है जिससे हम पढ़ाई कर रहे हैं, इस एनसीईआरटी की बुक में धनात्मक एवं ऋणात्मक सहसंबंध के बारे में ही बताया गया, लेकिन इसके और भी प्रकार हैं, अपन इस पर चर्चा करेंगे। धनात्मक सहसंबंध किसे कहेंगे? जब एक राशि में परिवर्तन हो और दूसरी राशि में भी समान दिशा में परिवर्तन हो, एक राशि में परिवर्तन के ही समान दिशा में दूसरी राशि में परिवर्तन हो, तब हम उसे कहेंगे कि उसमें धनात्मक सहसंबंध है। दोनों चरों में समान दिशा में परिवर्तन। समान दिशा में परिवर्तन कैसे? गर्मी और आइसक्रीम की बिक्री, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है आइसक्रीम की बिक्री बढ़ती चली जाती है ना। जिस दिन ज्यादा गर्मी पड़ती है उस दिन ज्यादा आइसक्रीम बिकती है। ठीक है। इसी तरह अभी जैसे ठंड का सीजन आ रहा है, ठंड जैसे जैसे बढ़ेगी गर्म कपड़ों की मांग बढ़ेगी। मांग बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो यहां पर आप देखिए कि ठंड बढ़ती है तो गर्म कपड़ों की मांग बढ़ती है, गर्मी बढ़ती है तो आइसक्रीम की मांग बढ़ती है। तो दोनों में एक ही दिशा में परिवर्तन हो रहा है ना, एक बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है। इसी तरह पूर्ति और कीमत के आधार पर पूर्ति में परिवर्तन। पूर्ति का नियम जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम ये पढ़ते हैं कि जब कीमतों में वृद्धि होती है, कीमतों में वृद्धि होती है तो वस्तु की पूर्ति बढ़ जाती है। शक्कर अभी 40 रुपए किलो है, शक्कर के रेट 50 रुपए किलो अगर हो जाएं तो दुकानदार ज्यादा से ज्यादा शक्कर बेचना चाहेगा और वो पहले से अधिक शक्कर खरीदेगा और ज्यादा से ज्यादा बेचेगा। क्यों? क्योंकि उसके लाभ बढ़ गए। इसी तरह जो उत्पादक है, जहां शक्कर बन रही है उनके लाभ बढ़ गए, वो ज्यादा से ज्यादा शक्कर का उत्पादन करना चाहेंगे। ठीक है। तो जब कीमतें बढ़ती हैं तो पूर्ति बढ़ जाती है। तो कीमत बढ़ी और पूर्ति भी बढ़ी तो समान दिशा में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? तो ये कहलाता है धनात्मक सहसंबंध। क्या कहलाता है? धनात्मक सहसंबंध। अब अगर दो चरों में विपरीत दिशा में परिवर्तन हो कि एक बढ़ी और एक कम हो, अब यहीं पर हम पूर्ति की बात कर लें कि जब बाजार में टमाटर की पूर्ति बढ़ जाए, टमाटर ऐसी चीज है कि जब खेतों में इसका उत्पादन होता है तो आप उसको रोक नहीं सकते, कोई मशीन नहीं है कि बंद कर दो भाई अभी सस्ता हो गया तो टमाटर कम निकलना चाहिए। तो जब बाजार में टमाटर ज्यादा आने लगे, तो अभी हम कीमत की बात कर रहे थे कि कीमत ज्यादा हो गई तो पूर्ति बढ़ाने का प्रयास करता है ना। कीमत बढ़ती है तो पूर्ति बढ़ती है, लेकिन जब पूर्ति बढ़ जाए, जब पूर्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो कीमतों पर दबाव पड़ता है और कीमतें कम होने लगती हैं। ये भी एक स्थिति है ना। तो जब पूर्ति अधिक हो जाए, बाजार में खूब सारा टमाटर आने लगे, तो कीमतों पर दबाव बढ़ेगा और बढ़ी हुई कीमतें कैसी हो जाएंगी? कम होने लगेंगी। तो इस प्रकार जब किसी चीज की पूर्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो उसकी कीमतें कम हो जाती है। तो पूर्ति बढ़ने पर कीमत का कम होना, विपरीत संबंध हुआ ना, विपरीत दिशा में परिवर्तन हुआ। ऐसे ही आप देखोगे मांग और कीमत, जब किसी चीज की कीमतें बढ़ जाए, जैसे टमाटर की कीमत अभी 40 रुपए है, तो टमाटर की कीमत 40 रुपए होने पर हम उसकी कम मात्रा खरीदते हैं, 20 रुपए होने पर हम अधिक मात्रा खरीदते हैं। 20 रुपए अगर रेट हो जाए टमाटर के तो हम 2 किलो टमाटर लेंगे, अगर 10 रुपए हो जाए तो हम कितने टमाटर लेंगे? 4 किलो लेंगे, 5 किलो भी ले सकते हैं, और 5 रुपए किलो हो जाए तो पूरा कैरेट उठा के ले लेंगे। सही है। तो यहां पर आप देखो कि जब कीमतें कम होती हैं तब मांग बढ़ जाती है, तो कीमत कम हुई और मांग बढ़ गई।
कैसा संबंध हुआ? विपरीत संबंध हुआ कि नहीं हुआ, है ना? तो दोनों चरों में यहाँ पर विपरीत दिशा में परिवर्तन हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे? ऋणात्मक सहसंबंध है। ठीक। अब सहसंबंध का जो दूसरा प्रकार है वह है रेखीय तथा अरेखीय। तो रेखीय सहसंबंध किसे कहेंगे? दो चरों के बीच परिवर्तनों का अनुपात सदैव समान रहता है, तो उनके मध्य रेखीय सहसंबंध होता है। समान अनुपात में परिवर्तनों का अनुपात कैसा हो? समान हो। यानी अगर कीमतों में वृद्धि 10% हुई है तो मांग में भी 10% की कमी हो जाए। ठीक। अगर कीमतों में कमी 25% हुई है तो मांग में भी वृद्धि 25% हो जाए। ठीक। अगर पूर्ति 50% बढ़ी है तो कीमतें भी 50% कम हो जाएं। गर्मी 10% बढ़ी है तो आइसक्रीम की बिक्री भी 10% बढ़ जाए। ठंड अगर 10% बढ़ी है तो गर्म कपड़ों की मांग भी 10% बढ़ जाए। तब हम क्या कहेंगे? दोनों के बीच कैसा सहसंबंध है? रेखीय सहसंबंध। और दो चरों के बीच में परिवर्तन तो हो रहा है लेकिन समान मात्रा में नहीं हो रहा है, समान मात्रा में नहीं हो रहा है। यानी कीमत 25% बढ़ गई, कि वस्तु की कीमत 25% बढ़ गई, लेकिन वस्तु की मांग केवल 10% कम हुई। तो मांग कम तो हुई, दोनों में ऋणात्मक सहसंबंध तो है, लेकिन यहां पर जिस अनुपात में कीमतें बढ़ी हैं उस अनुपात में मांग कम नहीं हुई। या पूर्ति में भी पूर्ति 50% बढ़ गई लेकिन वस्तु की कीमत 50% कम नहीं हुई, केवल 10% कम हुई। ठीक है। तो पूर्ति के बढ़ने से कीमत कम तो हुई, लेकिन जिस अनुपात में पूर्ति में वृद्धि हुई है उस अनुपात में कीमतों में कमी नहीं हुई। तो ये जो संबंध है ये सहसंबंध कैसा कहलाएगा? अरेखीय सहसंबंध कहलाएगा। समझ में आया? रेखीय सहसंबंध में दोनों चरों में समान मात्रा में परिवर्तन होता है और अरेखीय में असमान मात्रा में परिवर्तन होता है। अब तीसरा सरल, आंशिक तथा बहुगुणी। सरल सहसंबंध, यहां तीन चीजें हैं: सरल सहसंबंध, आंशिक सहसंबंध तथा बहुगुणी सहसंबंध। सरल सहसंबंध जब दो चरों में संबंध है, जैसे कि गर्मी और आइसक्रीम की बिक्री, दो चर हुए ना यहां पर, तो जहां पर केवल दो चरों में सहसंबंध का अध्ययन करते हैं उसको हम कहते हैं सरल सहसंबंध। क्या कहते हैं? सिर्फ दो चर, जैसे यहां पर पूर्ति और कीमत, ठीक है, मांग और कीमत, या कृषि का उत्पादन और वर्षा। कृषि का उत्पादन भी वर्षा से जुड़ा हुआ है कि नहीं? वर्षा अच्छी होगी, वर्षा ज्यादा होगी तो धान की फसल अच्छी होगी, वर्षा कम होगी तो धान की फसल भी कम होगी। ठीक है ना? तो वर्षा और फसल उत्पादन में भी संबंध है। तो जब दो चरों के बीच सहसंबंध का अध्ययन किया जाता है तो उसको हम कहते हैं सरल सहसंबंध। यहाँ आंशिक सहसंबंध कहाँ होगा? देखिए, आइसक्रीम की बिक्री जब बढ़ती है उस समय डूबकर मरने वालों का प्रतिशत बढ़ जाता है। अब ये बात समझ में नहीं आती सीधे सीधे, है ना? लेकिन आप देखें कि आइसक्रीम की बिक्री क्यों बढ़ी है? क्योंकि गर्मी बढ़ी है। ठीक है, आइसक्रीम की बिक्री बढ़ी क्यों है? क्योंकि गर्मी में वृद्धि हो गई है। गर्मी बढ़ गई है तो आइसक्रीम की बिक्री बढ़ गई। लेकिन जब गर्मी बढ़ती है तो लोग खाली आइसक्रीम पर डिपेंड नहीं करते, वो क्या करते हैं? स्विमिंग पूल में नहाते। अपन गांव में रहते तो अपन नदी तालाब में जाके नहाते हैं कि नहीं? जहाँ जल स्रोत अगर गांव के आसपास हैं तो नदी में स्नान करने में बड़ा मजा आता है। तो ऐसी स्थिति में गर्मी के बढ़ने पर जब लोग जल स्रोतों में, स्विमिंग पूल में, तालाबों में जाते हैं तो डूबकर मरने का प्रतिशत कुछ बढ़ जाता है। तो यहाँ आइसक्रीम का संबंध डायरेक्ट मरने वालों से है क्या? मरने वालों की संख्या से नहीं है। यहाँ तीन राशियां मिल गई, तीन चर मिल गए। क्या? आइसक्रीम की बिक्री और गर्मी के कारण डूबकर मरने वालों की संख्या। तो जहां पर इस तरह तीन राशियां आपस में आंशिक मात्रा में सहसंबंधित हो, आंशिक मात्रा में मतलब पूरी तरह संबंधित नहीं है, कुछ मात्रा में संबंधित। अब ऐसा भी नहीं है कि भाई अपन स्विमिंग पूल में नहाने जाएंगे तो डूब के ही मरेंगे,
ऐसा नहीं है। तो कैसा सहसंबंध है यहाँ पर? आंशिक। तो आंशिक सहसंबंध में कितने चर हैं? 3 चर। 3 चर परस्पर संबंधित हों और कुछ मात्रा में संबंधित हों तो अब हम कहेंगे आंशिक सहसंबंध। गर्मी के दिनों में जब शादी विवाह बढ़ते हैं ना, जब बहुत ज़्यादा शादियां होने लगती हैं, बहुत ज़्यादा बारात जाने लगती हैं, तब क्या होता है? एक्सीडेंट होते हैं। आपने सुना, देखा होगा, जब बहुत ज़्यादा शादियां होती हैं, शादी का सीजन आता है, तो हमारे देश में एक्सीडेंट भी बहुत होते हैं। तो क्या शादी करने से एक्सीडेंट हो गया? उसके अन्य कारण हैं। शादी के सीजन में एक्सीडेंट बढ़ने के कारण क्या है कि बहुत सारे लोग सड़कों पे इधर उधर समय बेसमय जा रहे हैं, कोई जल्दी में जा रहा है, तीव्र गति से जा रहा है ना। बहुत सारे लोग नशा भी किए हो सकते हैं और ऐसी स्थिति में दुर्घटनाओं में वृद्धि होती है। तो यहाँ पर कैसा सहसंबंध है? आंशिक सहसंबंध। अब बहुगुणी सहसंबंध में आप देखिए कि जहां पर 3 से ज्यादा राशियां आपस में सहसंबंधित हों, तो 3 से ज्यादा चर कहां पर सहसंबंधित हो सकते हैं? दुर्घटनाओं की ही अपन बात करें। दुर्घटनाओं में 3-4 चर आपस में जुड़े हो सकते हैं। एक तो ये सड़क पर ट्रैफिक बढ़ जाए, ट्रैफिक शादी विवाह के सीजन के कारण बढ़ गया, तो एक कारण हो गया ट्रैफिक का बढ़ना, ठीक है। दूसरा कारण हो गया लोगों के द्वारा नशा करके वाहन चलाना। तीसरा कारण क्या हो गया कि सड़कें बहुत अच्छी हो गई। आप देखना कि जब सड़कें बहुत अच्छी हो जाती ना, तब भी दुर्घटनाएं बढ़ती हैं, लोग गाड़ियां तेज चलाने लगते हैं। सड़कें चौड़ी होने के बाद तो फिर एक्सीडेंट होना ही नहीं चाहिए, चौड़ी हो गई, प्लेन हो गई, फिर क्यों एक्सीडेंट हो? तो 3 से अधिक कारण जहां पर मिल जाए, 3 से अधिक चर जहां पर आपस में सहसंबंधित हो, वहां पर हम कहेंगे बहुगुणी सहसंबंध। तो समझ में आ गया सहसंबंध के इतने प्रकार, ठीक है। धनात्मक तथा ऋणात्मक सहसंबंध, रेखीय तथा अरेखीय सहसंबंध, सरल, आंशिक तथा बहुगुणी सहसंबंध। तो विद्यार्थियों, आज के इस कालखंड से सहसंबंध क्या है तथा सहसंबंध की परिभाषा एवं सहसंबंध के प्रकारों के बारे में आपने जाना। आशा है आज के इस कालखंड में बताई गई सामग्री आपको अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी क्लिक कर लें, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।